ठीक। सवाल है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। बीच बीच में जो ठहराव होता है उसको छोड़ दिया गया है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आप सवाल को पढ़ करके या पढ़े हैं या देख रहे हैं तो ये बताइए कि मानना क्या चाहिए। नहीं, वो मेरा पूछने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप ये बताइए कि हम लोगों को रेलगाड़ी मतलब सवारी गाड़ी का मानना चाहिए या एक्सप्रेस गाड़ी का। ऐसा करने का कुछ मतलब कारण होगा। क्या कारण है नहीं मालूम है। इसमें देखिए ना है, इसी में समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है मतलब प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी कहने का मतलब कि अगर सवारी गाड़ी की औसत चाल मालूम हो तो उसमें 11 बढ़ा देंगे, 11 बढ़ा देंगे मतलब जोड़ देंगे, बढ़ा देंगे मतलब जोड़ देंगे तो एक्सप्रेस का भी पता चल जाएगा। उसका ज्यादा है, ज्यादा करने के लिए क्या करोगे, जोड़ोगे ना। बढ़ाने के लिए आप अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो उसमें क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ये तय हो गया कि मानेंगे किसका, सवारी गाड़ी का, और उसमें 11 जोड़ देंगे तो एक्सप्रेस का निकल जाएगा। समझ में आ रहा है पूरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें करके। सवाल नंबर 10 ना, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10। हाँ, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना कि हाँ हाँ आराम से माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मान लेंगे। तो प्रश्न जो कह रहा है तो उसके अनुसार लिखेंगे। तो प्रश्न से, किससे, प्रश्न का कहना है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कितना अधिक है रे, कितना अधिक है, 11 किलोमीटर। तो लिखेंगे तो प्रश्न से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को कोई दिक्कत। x प्लस 11 क्यों हुआ बता सकते हैं, बोलिए। x प्लस 11 इसलिए हुआ क्योंकि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक ना। उसके बाद कहता क्या है, मैसूर, क्या कहता है, एवं बेंगलोर, मैसूर एवं बेंगलोर के बीच की दूरी कितना, 132 किलोमीटर। क्वेश्चन में ही ये बात क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक। एक बार दिखा भी देते हैं, तुम कंफ्यूजन में मत रहो। मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना, 132, और सवारी गाड़ी की औसत चाल से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए,
अब देखिए यहाँ पर दूरी है, चाल है, दूरी है और क्या है, चाल है। दो चीज है, क्या क्या है, दूरी है और चाल है। दूरी और चाल अगर मालूम है तो हम समय निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, समय। तो सवारी गाड़ी जो चली तो उसको भी समय लगा होगा, और एक्सप्रेस गाड़ी जो चली उसको भी समय लगा होगा। तुम लोग अपने दिमाग से बताओ कि समय ज्यादा किसको लगा होगा। सवारी गाड़ी को अधिक समय लगा होगा और एक्सप्रेस गाड़ी को कम समय। इसका कारण है कि सवारी गाड़ी की जो स्पीड होती है, चाल, वो एक्सप्रेस से कम है, और जो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल है वो सवारी गाड़ी से ज्यादा अधिक है। कितना अधिक है, 11। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर चाल अधिक हो, चाल अधिक हो तो समय कम लगता है। चाल अधिक हो तो समय कम लगता है। कई बार मैंने आपको ये बात बताया कि चाल अधिक हो तो समय कम लगता है। यहाँ से आप अगर 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं और अपना टाइम नोट कर लेते हैं कि 2 किलोमीटर जाने में हमको क्या मिनट लगा, उसी 2 किलोमीटर को आप दौड़ के जाइएगा तो उतना मिनट लगेगा? दौड़ने का मतलब क्या हुआ, आपने अपना स्पीड बढ़ा लिया, अपना स्पीड बढ़ा लिया। जब स्पीड बढ़ाएंगे तो समय ऑटोमेटिक कम लगेगा, है कि नहीं। बचपन में जैसे कोई भी बच्चा, अभी भी मेरा बचपन छोड़ो, जो कोई भी बच्चे के मन में उत्सुकता होती है कुछ बात जानने की, कुछ चीज़ें देखने की। तो बच्चा सब क्या है कि जहाँ पर डमरू बजेगा, डुगडुगी बजेगा, सपेरा सांप दिखाएगा, या फिर मदारी बंदर को नचाएगा, तो बच्चा अगर दूर से देख लिया कि वहाँ भीड़ लगा हुआ है, डमरू बज रहा है, तो वो धीरे धीरे नहीं जाएगा पैदल, पूरा स्पीड में जाएगा। काहे कि बच्चे को भी पता है कि अगर हम धीरे धीरे जाएंगे तो बहुत चीज मेरा मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। नहीं, स्पीड में जाता है, दौड़ के जाता है, जल्दी से पहुंचेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। नहीं, सही बात है ना। तो इस सबको बचपने से सबको पता होता है कि स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा। आप लोग को अभी तक नहीं पता है? नहीं पता है। समय ज्यादा लगेगा जब स्पीड कम होगा, समय कम लगेगा जब स्पीड ज्यादा होगा। स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सवाल हम आपको बता रहे हैं, इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी को, किसको, मैसूर से बंगलोर जाने के क्रम में, मतलब इसको, और मतलब कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है, 1 घंटा कम समय लगता है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, कोमा देकर के वो लाइन को छोड़ देना चाहिए, लिखने में भी अच्छा, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय लगता है। किसको कम लगता है? एक्सप्रेस को, क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है। लिखना बंद कीजिए अभी, पहले समझिए। लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके दिमाग में आ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा कि करना क्या है, तो आप कभी भी कहीं भी लिख सकते हैं। बोलो यस और नो। हैं? अगर आपके दिमाग में एडजस्ट हो गया कि करना क्या है, कैसे करना है, तो आप कहीं भी कभी भी लिख सकते हैं। कॉपी में लिख लिए और समझे कुछ नहीं, किसी काम का है वो? परीक्षा लेंगे अगला सप्ताह मान लीजिए, तो कॉपी में है लेकिन दिमाग में नहीं है, तो कॉपी लेके आइएगा परीक्षा देने? तो जाहिर सी बात, इतना तो कम से कम समझा करो कि समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? समझो ना, ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तुम ही लोगों के लिए, फिर से डाल देंगे, फिर देख लेना, नहीं समझ में आएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा, पूछ लेना आकर के, फिर दोबारा बता देंगे, उसमें क्या है रे। इसलिए उतारना, छापने की आदत बंद करो। एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है।
ये बात हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ इसलिए लिखे हैं प्रश्नानुसार। समय की बात हो रही, किसकी बात हो रही? समय। तो आपको पता है कि समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। समय का सूत्र क्या होता है? तो समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल, इसलिए हाँ दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 132 किलोमीटर। और सवारी गाड़ी को ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए सवारी गाड़ी की चाल पहले बैठा देंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया सवारी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय। सवारी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। उतने दूरी एक्सप्रेस ने भी तय किया, 132 किलोमीटर बटे एक्सप्रेस की चाल है x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हुआ एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय, ये हुआ सवारी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय। ये ज्यादा है, ये कम है, क्योंकि इसकी चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, इसकी चाल उससे कम है, इसको ज्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर इसका अंतर जो है, क्या घंटे का अंतर है रे? 1 घंटे। तो 1 घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर। अंतर मैंने घटा दिए तो 1 घंटा बराबर उधर 1 घंटा कर दीजिए। अब आप इसमें किलोमीटर किलोमीटर को कटा सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं एलसीएम लेते हुए। x और x + 11 का एलसीएम हो जाएगा x × x + 11, x + 11। फिर इसमें जब x से भाग देंगे x कट जाएगा, इसको 132 से गुना करते हैं, तो लिख देते हैं, आपको आसान होगा समझने में, तब गुना करेंगे बाद में। माइनस फिर 132 में इससे में जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। x को 132 से गुना करेंगे तो 132x लिख सकते हैं, घंटा इसमें भी रहेगा, और अंतर जो है 1 घंटा। तो h से h को आप कटा सकते हैं। अब इसको हल करना है, हल करके द्विघात समीकरण तक लाना है। कहाँ तक लाना है? द्विघात। तो देखते चले जाइए इसको क्या कर सकते हैं। और पहले ऐसे दे दीजिए बटे खींच के, और उसके बाद इसको गुना करते हैं। 132 गुना x बराबर 132x प्लस 132 को 11 से गुना करना है। किससे? 11 से गुना करना है, तो हो जाएगा आपका 132 2 3 2 5 4 1 1452 1452 1452 और उसके बाद माइनस 132x। गुना वगैरह अपने से कर लीजिएगा, ये सब ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। x गुना x स्क्वायर प्लस 11 गुना x 11x बराबर उस पार में 1 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट गया? कटा कि नहीं? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ आ जाता है x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 से अगर 1452 को गुना करेंगे तो 1452 ही रह जाएगा, या x स्क्वायर प्लस 11x प्लस में उस पार में है, इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1452 बराबर 0। अब बोलिए द्विघात समीकरण बन गया? जब द्विघात समीकरण मेरा तैयार हो गया तो अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड हो सके या आपको आसान लगे कि नहीं, इसको द्विघाती सूत्र से बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बना लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा सवाल, 11 नंबर एक्सरसाइज 4.3 का अंतिम सवाल। 11 नंबर लिखा हुआ है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, कितना मीटर हो? तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लोग बताइए पहले, वर्ग किसे कहते हैं? हाँ, स्क्वायर तो अंग्रेजी में उसको कहा जाता है, लेकिन वर्ग की परिभाषा क्या है? वर्ग की परिभाषा जल्दी बोलिए। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है,
केवल चारों भुजाएं बराबर कहना काफी नहीं है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर समचतुर्भुज की भी होती है। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर एवं प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। कितना सुविधा है, मेरे ही चैनल पर जाकर के देख लो, चतुर्भुज वाला एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें जाकर के देख लो, आपको वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, पतंग, इस सब के बारे में पूरा डिटेल्स बताए हैं। ठीक है, वो सब देखो थोड़ा सा। पढ़ने का चीज़ जो होता है ये सब बच्चा वाला सवाल है, तुम लोगों से पूछ रहे हैं जवाब नहीं दे पा रहे हो, बहुत गलत है ये। ठीक ना, अब मेहनत कीजिए आप लोग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468 मीटर स्क्वायर। उनके परिमापों का अंतर है 24 मीटर। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 10 नंबर कंप्लीट हो चुका है, अब 11 नंबर स्टार्ट करते हैं। माना कि दो वर्ग है, तो दोनों का साइज अलग अलग है, दोनों का साइज अलग अलग है, और इसलिए यहाँ लिखेंगे माना कि बड़े और छोटे कर देंगे, तो बड़े वर्ग की भुजा x मीटर तथा छोटे वर्ग की भुजा y मीटर है। ले जाएंगे द्विघात समीकरण पर, लेकिन सुविधा के लिए दोनों का मान लेते हैं। बड़े वर्ग की भुजा x मीटर, छोटे वर्ग की भुजा y मीटर। प्रश्न ने जो कहा है उसके अनुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है। कितना मीटर है जी? है ध्यान में? देख लीजिए एक बार। बाद वाला पहले लिख रहे हैं। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है, और उनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो पहले बाद वाला पहले लिख रहे हैं हम, परिमापों का अंतर 24 मीटर है। दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना मीटर है? 24 मीटर। वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा। कितना होता है? 4 गुना भुजा। क्या होता है? 4 गुना। तो 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, बड़े वर्ग की भुजा है x मीटर। अंतर का मतलब होता है घटाव यानी माइनस। छोटे वर्ग की भुजा है y मीटर, तो 4 गुना y मीटर हो जाएगा। अंतर माना घटाव है 24 मीटर। ठीक है, अब इसको आगे देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है हमको। 4 दोनों में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मीटर भी दोनों में मिल रहा है। तो 4 मीटर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया y। कॉमन लेने का मतलब दोनों में से वो बाहर आ जाता है। दोनों में से क्या आ जाता है? बाहर। 4 भी बाहर आ गया, मीटर भी बाहर आ गया, तो इस जगह बचा x। 4 बाहर आ गया, मीटर बाहर आ गया, तो इस जगह बच गया y। कॉमन मतलब दोनों में से या तीनों में से, जितना में से कॉमन लेते हैं उस समान चीज़ों को जो मिलता जुलता होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। मीटर से मीटर को कटा दीजिए। 4 से 24 को आप 6 बार में कटा सकते हैं, 6 बार में कटा दीजिए। इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस y को उधर कर देंगे तो प्लस y। यहाँ पहले से 6 है तो y प्लस 6। इसको सुविधा के लिए मतलब आगे दिक्कत नहीं हो, इसके लिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके लिए क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 तक यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद समीकरण 1 तक करने के बाद तब पुनः प्रश्नानुसार देखिए, एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए। क्या है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है।
यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्या लिख लेंगे? पुनः, पुनः मतलब दोबारा, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के पुनः प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है रे? 468 मीटर स्क्वायर है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। हाँ, इसलिए तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा। तो भुजा, बड़े वर्ग की भुजा को हम x माने हैं, तो x मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। योग का मतलब होता है जोड़, और छोटे वर्ग की भुजा को माने हैं y मीटर, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर। देखिए, अब दोनों पर होल स्क्वायर है तो x पर भी स्क्वायर आएगा और मीटर पर भी स्क्वायर आएगा। यहाँ y पर स्क्वायर आएगा और मीटर पर स्क्वायर आएगा। उस साइड का कुछ नहीं करना है, उसको वही रहने दीजिए। मीटर स्क्वायर देखिए दोनों में है, तो मीटर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। मीटर स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन। तो मीटर स्क्वायर बाहर आ गया, बराबर 468 मीटर। मात्रक को अचानक से आप गायब नहीं कर सकते हैं, और मात्रक को छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर छोड़ दीजिएगा तब गलत हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अब आप देखिए कि x का मान निकाला हुआ है, कुछ समीकरण 1 में x का कुछ मान निकाला हुआ है। बोलिए, x का मान निकाला हुआ है y+6 का होल स्क्वायर, क्योंकि x पर स्क्वायर है। y स्क्वायर बराबर, या उसको भी इधर कर लीजिए तो -468, बराबर के उस साइड में अब कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। a+b का होल स्क्वायर तो आपको आता ही होगा, तो उसी सूत्र पर इसको तोड़ना है। बोलिए, a² + b² + 2ab। a बन गया y, b बन गया 6 यानी 6। अब प्लस में है यहाँ पर अलग से y², माइनस में है 468, उस सब को लिखते हुए बराबर लिख देंगे 0। अब बोलिए, y² जोड़ y² कितना हो गया? 2y² प्लस 2 छक्के 12y, 2 छक्के 12y, 6 का स्क्वायर कितना है? 36 माइनस 468 बराबर 0। थोड़ा सा और 2y² प्लस 12y, 36 में 468 घटेगा, मतलब छोटी प्लस माइनस घटता है, चिन्ह होता है बड़ी संख्या का। तो घटाइए आप इसमें, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 4, 432 बराबर क्या हो गया? 0। देखिए, बन गया द्विघात समीकरण। इसमें चाहे तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेकर के उसको 0 के साइड में दे सकते हैं, या नहीं तो इतना का भी गुणनखंड कर सकते हैं। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, या नहीं तो इसका भी डायरेक्ट गुणनखंड करके y का मान निकाल सकते हैं। जैसे ही y का मान निकलेगा, जैसे ही y का मान निकलेगा उसको समीकरण 1 में रख दीजिएगा, तब किसका मान निकल जाएगा? x का। तो x माने हैं बड़े वर्ग की भुजा और y माने हैं छोटे वर्ग की भुजा। तो x का मान और y का मान निकलने के साथ ही प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। बोले, किसी को कोई दिक्कत? 4.3 एक्सरसाइज का ये अंतिम सवाल था जो समाप्त हो गया।